जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग अब अपना एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, और एनिमल फिजियोलॉजी की शुरुआत हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से करना था हम लोग को। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो के ज़्यादा लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एनसीईआरटी को खोल लें, और नहीं खोल सकते हैं तो लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ बातें अगर मैं लिखाऊंगा तो या तो अपने एनसीईआरटी को खोल कर बैठे हुए हैं तो उससे जल्दी जल्दी लिख लेंगे, अगर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कभी कभी कुछ बातें ऐसी आएंगी, कुछ वर्ड मीनिंग्स आएंगे, तो उसको मैं लिखवाता रहूँगा। तो चलिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी के में जो फ्लूइड्स है, हमारा बॉडी जो है क्या है, 70% फ्लूइड से मिलके बना है कि नहीं, और रेस्ट 30% जो है सॉलिड सब्सटेंसेस है, जैसे कि बोन के जो मैट्रिक्स वगैरह हैं वो सब। ठीक है, तो हम लोग इसमें बेसिकली इस चैप्टर में फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं और उसके कैसे सर्कुलेशन, वो कैसे बहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सभी सेल्स को, जितने भी सेल हैं, सबको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। तो बताइए इस इसेंशियल सब्सटेंस का नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, और इसेंशियल सब्सटेंसेस, है ना। ठीक है, ये याद रखेंगे। 3 चीज़ें जो हमें ज़रूरी है किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए, क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स, बोलिए, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा, also the waste of the harmful substances produced have to be removed continuously for the healthy functioning of tissues। यानी कि हमारे शरीर में जो वेस्ट सब्सटेंसेस बन रही है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि वेस्ट सब्सटेंसेस कैसी होती है, हार्मफुल होती है, तो उसे कंटिन्यूअसली, लगातार जैसे जैसे बन रहा है लगातार निकालना होगा। क्यों, फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, ताकि हमारे सेल यानी कि टिश्यूज जो है अच्छे से काम कर सके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इट इज़ देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसीलिए essentials to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है, इसेंशियल है कि ये मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि इस जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल, ऑक्सीजन पार्टिकल और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस जो है वो सेल में लगातार आते रहें और हार्मफुल यानी कि वेस्ट सब्सटेंसेस निकलती रहें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स ने इस सब्सटेंस के अंदर और बाहर करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स जो है इजाद कर लिए। कैसे कैसे सिस्टम भाई इजाद कर लिए? सबसे पहले अगर हम शुरुआती एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रियाटास सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, कौन कौन बताओ? सबसे पहले कौन कौन? स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, ये क्या करने लगे? वाटर के थ्रू, यानी कि इसमें बॉडी फ्लूइड क्या हो गया बच्चों? वाटर। ये वाटर को लेते थे किसी ऑस्टिया से, किसी छेद से, और अपने बॉडी कैविटी में घुसाते थे, और जो भी गंदा चीज़ रहता था उसको निकाल के फेंक देते थे। मेरे समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ है, इसमें घुसा ऐसे, इसके कैविटी है ऐसे, और फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें क्या घुस रहा है बच्चों? वाटर। वाटर इज हेयर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, समझ गए? तो बताइए, सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस में बॉडी फ्लूइड्स क्या हो गया बच्चों? वाटर हो गया। वेरी गुड, आगे चले। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इससे थोड़े ऊपर के ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व करके आए, वो स्पेशल फ्लूइड्स को यूज करते हैं। यानी कि ये क्लियर हो गया कि वो कोई वाटर यूज नहीं करते, यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ये कुछ अलग फ्लूइड्स को यूज करते हैं। ठीक है, कौन से फ्लूइड्स भाई?
blood is the most commonly used body fluids by most of the higher organism including humans for this purpose। यानी कि जो अलग फ्लूइड की बात चल रही थी वो अलग फ्लूइड क्या हो गया बच्चों, मोस्ट कॉमनली वो ब्लड होता है। हम लोग में भी ब्लड है, यानी कि हम ह्यूमंस में भी ब्लड ही है जो क्या है, बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है। और जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड। याद रहेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 3 चीज़ें अभी हम लोग ने जान ली। क्या क्या? सबसे पहला ये जान लिया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है स्पॉन्जेस और सिलिंट्रेट्स होते हैं, एक चीज़ जाना। दूसरा कि वो बॉडी फ्लूइड के रूप में वाटर यूज़ करते हैं, 2 चीज़ जाना। उसके बाद तीसरा चीज़ जाना, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पॉन्जेस से ऊपर वाले होते हैं और उसमें मोनली ब्लड एज ए बॉडी फ्लूइड यूज़ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं? मैं मिटा दूँ? मिटा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अनदर बॉडी फ्लूइड, ओ यहाँ पे एक वाटर, एक ब्लड और एक अनदर बॉडी फ्लूइड आया, लिम्फ, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो 3 चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी अभी, एक होता है वाटर, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। ये 3 चीज़ें जो हमारे पास है वो क्या है, बॉडी फ्लूइड्स के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। बॉडी फ्लूइड्स के रूप में क्या क्या देख पा रहे हैं सर, वाटर। बॉडी फ्लूइड्स के रूप में क्या क्या देख पा रहे हैं सर, ब्लड। बॉडी फ्लूइड्स के रूप में क्या क्या देख पा रहे हैं सर, लिम्फ। ये 3 चीज़ें हमने देखी। वाटर कहाँ यूज होता है, स्पॉन्जेस एंड सिलिंट्रेट्स में। ब्लड कहाँ यूज होता है, जल्दी बताइए, उसके हायर ऑर्गेनिज्म में। और लिम्फ भी जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म का ही एक बॉडी फ्लूइड है जो कि कुछ अलग सर्टेन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? मैं मिटा दूँ? मिटा रहा हूँ। चलिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड द लिम्फ टिश्यू फ्लूइड एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हेयर इन। यानी कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लड जो हमारा है, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी फ्लूइड्स ब्लड है उसके क्या कंपोजिशन है, एक चीज़। दूसरी चीज़ उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्लड के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लिम्फ के, और वो कैसे बहते हैं हमारे शरीर में, इसकी बात हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझने में कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं? मैं चलूँ आगे? चलिए मैं चल रहा हूँ। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। अब आते हैं ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के और एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसको कमेंट करना है कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अदर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। मैं एक एक चीज़ पूरा बताता हूँ, लेकिन समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट किसे कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस मान लीजिए ऐसे आपको दिख रहा है इस रूप में, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ सब्सटेंस है, ऐसा कुछ कोई भी रूप है, तो इसके बीच में जो सब्सटेंस भरा गया है वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लेग है, इसके बीच में यहाँ क्या है बच्चों, बोन है, तो इसके इर्द गिर्द जो चीज़ भरा होगा वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, है या नहीं, ठीक है। वैसे ही मान लो कि एक पुआ है, एक समोसा है, मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। एक समोसे के अंदर जो चीज़ भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आलू। आलू क्या हो गया, मैट्रिक्स। पुआ है, पुआ में जानते हैं ये मैदा का बनता है, पुआ है ना, पुआ में जान ही रहे हैं कैसा लुचपुच रहता है कि नहीं, तो इसका एक अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यही मैं कहूँ कि ये डायमंड है मेरे पास, चमकदार डायमंड मेरे पास, चमकदार डायमंड है, तो इसके मैट्रिक्स कितने कड़े होते हैं। तो मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का पता लग सकता है उसके हार्डनेस के आधार पे, समझ रहे हैं, उसके हार्डनेस के आधार पे उसका मैट्रिक्स का पता लगता है, ठीक है।
याद रहेगा, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर क्या भरा हुआ है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। किसी चीज़ के अंदर क्या भरा हुआ है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, बताइए, एक होता है आलू, आलू के अंदर भी कुछ भरा हुआ रहता है। आलू को देखा जाए तो आलू के अंदर काटने पे क्या कुछ निकलता है, निकलता है बिल्कुल। और एक मान लीजिए केला है आपका, ठीक है, केला हो गया, ये केले के अंदर कुछ भरा हुआ है। अब बताइए दोनों में ज़्यादा हार्ड कौन है, ऑब्वियसली आलू इज हार्डर देन केला, है कि नहीं। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसके मैट्रिक्स जो होंगे मोर हार्ड हैं, इसके मैट्रिक्स क्या है, थोड़े कम हार्ड है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई मैट्रिक्स के बारे में। अब बात किसके बारे में होनी चाहिए बच्चों, मैं मिटा रहा हूं इसे, आप इसे चाहें तो कभी कॉपी पे लिख लें, कहीं पे नोट कर लें। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद आता है प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या होता है, हल्का पीला। ठीक है, हल्का पीला कलर। विस्कस मतलब क्या होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा, नहीं बोलते हैं, ये बहुत पतला है और ये बहुत गाढ़ा है, चिप 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 जो करता है शैम्पू टाइप का, वैसा विस्कस फ्लूइड है। कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड अगर मैं इस ट्यूब में रखूं ऐसे करके, तो अगर 100% पूरा ब्लड है तो इसमें लगभग 55% क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, 55% उसमें प्लाज्मा रहता है। ठीक है, अब प्लाज्मा की मैं बात कर रहा हूं कि 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, वाटर इज मोस्ट एबंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, 90 से 92% इसमें प्लाज्मा में पानी होता है। और उसके अलावा क्या होता है बच्चों, प्रोटीन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 6 to 8% ऑफ इट। ठीक है, प्रोटीन्स में कौन कौन प्रोटीन्स इसके मेजर प्रोटीन्स है बच्चों, बताइए बताइए। फिब्रिनोजेन, बोलिए फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। ठीक है, क्या क्या हो गए मैं पूछूंगा सब, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन है। ठीक है, तो यानी कि प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा में दो चीज हो गए, क्या क्या हो गए भाई, एक हो गए वाटर, एक हो गए प्रोटीन। वाटर कितने परसेंट हो गया, 90 to 92% हो गए। और प्लाज्मा में तीन प्लाज्मा का नाम बताइए, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। ठीक है, याद रहेगा, FGA, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। यहां तक कोई दिक्कत, ब्लड में तीन चीज होते हैं, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% कंस्टिट्यूट करता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, इसमें मेनली वाटर और प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में F से फिब्रिनोजेन, G से ग्लोब्यूलिन, A से एल्बुमिन होते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस लाइन में दिक्कत हुआ, प्लाज्मा वाले में दिक्कत हुआ था सर, ब्लड वाले में दिक्कत हुआ था, या और कहीं दिक्कत हुआ, मैं पूरा बताने के लिए रेडी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ। एक पेज हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक की बातें अगर समराइज मैं करूँ तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी सेल में, किसी भी सेल को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स पहुँचते रहें, उसमें ऑक्सीजन पहुँचते रहें, और उसमें स्पेशल कुछ सब्सटेंसेज है पहुँचते रहें। एक बात ये हुआ। दूसरा बात ये कि कुछ सब्सटेंसेज निकलने भी चाहिए बाहर, निकलने में हार्मफुल सब्सटेंसेस, बेस्ट सब्सटेंसेस होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसे वेस्ट को निकालते रहे, अच्छे सब्सटेंसेस को इंटर करते रहे। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी किसकी, बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स में तीन बॉडी फ्लूइड्स का नाम हमेशा याद रखना है, वाटर, ब्लड, लिम्फ। मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया। लिम्फ का ही नाम टिश्यू फ्लूइड होता है। ब्लड जो है एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है 55% ब्लड का बनाता है, प्लाज्मा का 90-92% वाटर होता है, और 6 से 8% उसका प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें कि फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन होते हैं। यहाँ तक हम लोग ने ये पढ़ा, कोई दिक्कत आगे चलूँ तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों हम लोग। ये हो गया नेक्स्ट पेज। ठीक है,
अब हम लोग की कहानी कहाँ से शुरू होनी चाहिए? प्लाज्मा के अगले पार्ट से, कि प्लाज्मा में और क्या क्या है। चलिए तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो हमारे प्रोटीन्स थे क्या क्या थे बताइए? 3 प्रोटीन, एफ से फिब्रिनोजेन, जी से ग्लोबुलिन, ए से बताइए एल्बुमिन। वेरी गुड। तो अब बात हो रही है फिब्रिनोजेन की। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हमारा ये हाथ है और हमारा ये हाथ अगर है बच्चों, हमारा ये अगर हाथ है, मेरी 6 उंगलियां हो गई, ठीक है। तो चलिए मैं भी बन जाता हूँ यहाँ पे एकलव्य, और अब मैं अपने एक उंगली को दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे ये आर्टरीज हैं, ठीक है। मेरे आर्टरी हो गए बच्चों यहाँ पे ऐसे। अगर मान लीजिए किसी को कोई चोट लग जाता है और इसमें वियर एंड टियर यहाँ पे ये कट गया हल्का सा, मान लीजिए ये ऐसे टूट गया, तो इसमें तो ब्लड निकलने लगेंगे। ब्लड निकलेंगे तो कब तक निकलेंगे, ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग। तो भगवान ने कहा कि अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कि अगर खून बहता रहे तो आप ऐसा करो, प्रोटीन्स के बारे में कहा गया। प्रोटीन को एक काम दिया गया कि जब आप खून में ऐसे से बहोगे तो आप यहाँ पे जहाँ ये टूटा हुआ है जहाँ कटा हुआ है, वहाँ आप ऐसे क्लब करके बंध जाना, क्लॉट बना देना। तो बताइए यहाँ पे अगर ये जो छेद था वो प्रोटीन से, फिब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से अगर बंध जाएंगे, उसको बंद कर दिया जाएगा, तो क्या ब्लड निकलेगा बाहर? बताइए, ब्लड निकलेगा? आंसर है नहीं। और इसी प्रोसेस को यानी कि एग्रीग्रेशन, यानी कि जो प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजेन है, उसका यहाँ जमा होना कि मैकेनिज्म को ही हम कोगुलेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगी फिब्रिनोजेन का काम। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है बच्चों, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है बताइए? डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि बहुत सिंपल IgA की बात करते हैं, तो इसमें जी क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। देखा आपने कि ये ग्लोब्यूलिन है। जो IgA, IgG, IgM जो मेनली जो बनते हैं इन्फेक्शन के समय, IgE आप पढ़ा होगा आपने सब, ये सब, ठीक है। तो IgG, IgA, इसमें जो G है वो क्या है? ग्लोब्यूलिन है ना। तो यही सब ब्लड में दौड़ता रहता है, ठीक है। ग्लोबुलिन का भी काम आपने समझ लिया, डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्बुमिन आता है, एंड द एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसको मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा आर्टरी है, आर्टरी में पानी है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे। अगर आर्टरी में ये मेरा खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, और ब्लड में मोस्टली क्या है? पानी है, ठीक है। तो पानी अगर ये बह रहा है और ये जो आर्टरी है इसके थ्रू डिफ्यूज़न भी होना है, कहीं कहीं जगह पे अगर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो यहाँ तो डिफ्यूज़न इसके लिए परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करेगा ये। तो एक क्वेश्चन उठता है कि इस परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ भी है, अगर सॉलिड पार्टिकल इसे पास कर जा रहा है, तो ये वाटर जो इसमें है वो क्यों नहीं पास कर पा रहा है? पानी क्यों नहीं निकल जाता है बाहर? ये क्वेश्चन उठता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि आपने जेल देखा होगा, बालों में लगाने वाले जेल जो होते हैं, वैसी प्रक्रिया इसमें रहती है। ये जो एल्बुमिन है उसी जेल का काम करते हैं, और जब जेल का काम करते हैं तो ये पानी को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ठीक है। पानी को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, और ये जब पानी इसकी ओर खींचा हुआ रहता है तो ये बाहर नहीं निकलता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक बैलेंस। ऑन्कोटिक बैलेंस का ही दूसरा नाम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्मोटिक बैलेंस इज मेजर्ड बाय, और ये जो जेल है वो जेल क्या है बच्चों बताइए? ये जेल जो है ये क्या है? एल्बुमिन। और एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्बुमिन हेल्प इन ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग कि पानी जो है ब्लड से बाहर नहीं निकलता है, वेसल से बाहर नहीं निकलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन। यही होता है बच्चों, जिन बच्चों में, जिन आदमियों में एल्बुमिन की कमी होती है तो क्या होता है? पानी सब निकल जाता है और पैर हाथ फूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ध्यान देते हैं सिरोसिस वगैरह में। सिरोसिस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, सिरोसिस एक डिजीज़ है जिसमें कि लीवर काम करना बंद कर देते हैं। तो जब अगर लीवर काम करना बंद कर देंगे बच्चों, और लीवर ही बनाते हैं एल्बुमिन,
ठीक है। तो एल्बुमिन अगर नहीं रहेगा तो ये जेल जैसा काम करना बंद कर देगा और सारे पानी जो है बाहर निकल जाएंगे, और व्यक्ति का अगर पैर देखिएगा उस समय तो पूरा फूला हुआ रहेगा, ये ऐसे फूल जाता है यहाँ पे, और जब इसमें आप उंगली से दबाइएगा तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी बूढ़े बुजुर्ग का कभी कभी हो जाता है ना, या अल्कोहलिक पेशेंट में जिसमें सिरोसिस होता है उसमें भी हमें पिटिंग मिलता है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, ईडीमा। क्या बोलते हैं बच्चों, ईडीमा बोलते हैं, पानी का भर जाना। ठीक है, तो ये रही एल्बुमिन की बहुत सारी बातें। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों, 3 प्रोटीन्स की बात हो गई यहाँ पे, फिब्रिनोजेन, FGA फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। फिब्रिनोजेन का काम कोगुलेशन, ग्लोब्यूलिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म, एल्बुमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलूँ? चलिए, वेरी गुड। यहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे साथ रहना है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताना है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। कौन मिनरल भाई? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। यानी कि कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। दिमाग खोल के रखना है बच्चों, ठीक है। कुछ मिनरल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अलग और सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सब हैं। ये प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में, एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिएंट इन बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में घटता बढ़ता रहता है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी में, घटता बढ़ता रहता है। क्या है? एक डायनेमिक स्टेट में रहता है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग। ऑलवेज बताइए क्या? चेंजिंग। यस, ऑलवेज चेंजिंग। ये हमारे बॉडी में ऑलवेज चेंज होते रहते हैं ये सब, तो ये सब की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ब्लड जो है स्टोर करके रखता है। किसी सेल में हाइपोग्लाइसेमिया, आपने खाना नहीं खाया तो तुरंत ब्लड उसको ग्लूकोज दे देगा कि लो 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 भाई, तुम मूर्छित मत हो, मेरे पास है। ठीक है, तो ये काम रहता है ब्लड का। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग फॉर ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, वो भी ब्लड में ही रहता है, यानी कि प्लाज्मा में रहता है, इन एन इनएक्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है बताइए? फैक्टर्स जो होते हैं ब्लड में किस फॉर्म में रहते हैं बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। अगर आपने एक ट्यूब में, मैंने आपको कभी दिखाऊंगा कि अगर आपने ट्यूब में यहाँ पे इतना ब्लड ले करके खड़ा कर दिया, ठीक है, स्टैंड में, ऐसे स्टैंड था मेरे पास, उसमें आपने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, कुछ देर बाद क्या होगा। ये जो ट्यूब था ऐसे, ये ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, नीचे क्लॉट बन गया। ठीक है, नीचे क्लॉट क्या हो गया बच्चों बताइए? नीचे क्लॉट बन गया, और ऊपर आपको क्या दिखेगा? हल्का पीला एकदम जो दिखेगा वो क्या है? सेरम। क्या है बच्चों? सेरम। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो फैक्टर्स थे वो ब्लड को तो क्लॉट करवा के नीचे बैठा दिए, है कि नहीं, और जो बाकी बच गया ऊपर वो क्या हो गया बच्चों? सेरम। यहाँ तक कुछ समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो ये रही कहानी किसकी? मैट्रिक्स की मैंने कहानी बता दी, प्लाज्मा की मैंने कहानी बता दी। अब बची क्या ब्लड में? सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह के सेल्स। अब कहानी शुरू करें हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट की, उससे पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, यहां तक की कहानी हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करेंगे, तुरंत मैं बताऊंगा, तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा बच्चों। ठीक है, पूछने में घबराना नहीं है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है आगे पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे आर कंस्टिट्यूट्स मेयरली 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में 2 चीज थे, क्या क्या थे भाई? प्लाज्मा जो कि 55% थे। ठीक है, उसके बाद क्या थे बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
कितने परसेंट थे बच्चों? 45%। इसमें 3 आता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। अच्छा सर, ये एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है और प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? मैं आपको कुछ कुछ वर्ड बताता रहूँगा, तो आप क्या करिए कि एक स्पेशल पेज बनाइए, उसमें उस चीज़ को लिखते रहिएगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को आप काटेंगे तो इर्थ्रो जो वर्ड है, इर्थ्रो जो लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? रेड, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है ल्यूको का वर्ड जो मतलब होता है बच्चों, ये लैटिन में क्या होता है? वाइट, ठीक है। और साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? कहीं भी साइट आएगा उसका मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में बच्चों? कोई दिक्कत? तो यहाँ बताइए, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हुआ? रेड सेल। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हुआ? व्हाइट सेल। और प्लेटलेट तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े सेल से टूट टूट के बनता है। प्लेटलेट का ही दूसरा नाम क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा का मतलब बहुत बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियाइड टाइप के जो सेल्स होते हैं, उससे टूट टूट के जो बनता है, छोटे छोटे, यहाँ टूट जाएगा, इससे जो बनता है वो क्या बनता है दोस्तों? प्रोटीन्स, ठीक है। प्लेटलेट्स बनते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट कितना बना दिया? 45%। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम लोग एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसे जानेंगे कि रेड रेड क्यों होता है, वाइट वाइट क्यों होता है, ठीक है। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊपर कि एरिथ्रोसाइट्स जो है और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द सेल इन द बॉडी। एबंडेंट का मतलब पता ही होगा, होना। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? होना, कितना है। मोस्ट एबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा है वो, ठीक है। एबंडेंट का मतलब होता है होना, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंस। लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, एरिथ्रोसाइट जो होता है मोस्ट एबंडेंट है ऑल ऑफ द सेल इन द ब्लड। जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, 3 तरह के सेल हो गए ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। एक हेल्दी एडल्ट मैन में एन एवरेज 5 मिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 बिलियन में कितने लाख? 1 बिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 10 की पावर 10 लाख, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं? 5 मिलियन है, और 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। mm³ को कभी कभी क्या लिखते हैं? माइक्रो लीटर लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एक हेल्दी एडल्ट मैन में कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड। आरबीसी कहाँ बनता है? आरबीसी रेड है, इसीलिए रेड बोन मैरो में बनेगा बच्चों, एडल्ट में, ठीक है। आरबीसी आर डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंस। एब्सेंस मतलब नहीं है उसमें। क्या नहीं है भाई? क्या नहीं है? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। बाइकॉन्केव इन शेप का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा, ठीक है, बाइकॉन्केव हो गया, ठीक है। तो हमारे जो आरबीसी हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस रहता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आप क्या सोच पा रहे हैं कि क्यों न्यूक्लियस नहीं होगा? मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं, बस आप रुकिए, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द मैमल क्यों लिया गया है, ऑल मैमल क्यों नहीं लिखा गया है? इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शन होंगे, ठीक है। इसके एक्सेप्शन ये हैं, ठीक है। आप बताएंगे क्या क्या है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेज जो है उसमें न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। और भी किसी किसी में रहते हैं बच्चे न्यूक्लियस, लेकिन हमारे ह्यूमन वाले में जो है और बाकी कुछ मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, ठीक ना, और यही उसको कलर देता है, ठीक है, कैसा? रेड, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? बताइए, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अच्छा, इसमें मेनली हीमोग्लोबिन का काम रहता है क्या? ऑक्सीजन कैरी करना। अब बताइए, किसी सेल को कितने इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरी करना है अगर,
और इसमें इतना अगर मान लीजिए न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस की प्रेजेंस अगर रहेगी, मान लीजिए इतना बड़ा न्यूक्लियस रहता, तो क्या इस जगह को हम लोग यूज़ कर पाते हैं ऑक्सीजन कैरी करने के लिए? कर पाते हैं? ऑक्सीजन यहाँ नहीं आ पाता। यहाँ सब जगह मैंने ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन ये जगह पे ऑक्सीजन मैं नहीं भर पा रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि नहीं, ये बहुत जगह छेक रहा है मेरा न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस को हटाओ यहाँ से, ठीक है। और न्यूक्लियस हट जाने पे मेरे पास बहुत जगह बच जाता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। मैं इस जगह को भी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए यूज कर लूँगा, ठीक ना, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए यूज कर लूँगा। तो इसीलिए जो है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप समझ में आई क्यों न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर एक 100 ml ब्लड, यानी 100 ml की समझ में आ रहा है, जो सिरप वाला बोतल होता है, सिरप का बोतल आपने देखा होगा, ये 100 ml की डिबिया रहती है, ठीक है। 100 ml की जो डिबिया है उसमें आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है यानी कि हीमोग्लोबिन की बात करें, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका भाई, ट्रांसपोर्ट इन रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस मैंने बता दिया, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। ये कौन से रिस्पायरेटरी गैसेस की बात चल रही है बच्चे? O2 की बात चल रही है, ठीक है। आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कितना, आरबीसी कितना दिन जिंदा रहेगा? 120 दिन जिंदा रहेगा। और मर के कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। क्यों? क्योंकि स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्र, जहाँ वो मर जाते हैं। पूरा समझ में आया आरबीसी के बारे में? आरबीसी के बारे में बच्चों समझ में आया पूरा? मैं मिटा रहा हूँ। आरबीसी के बारे में कुछ समझ में दिक्कत, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? कहीं नहीं समझ में आया? क्यों न्यूक्लियस नहीं होते? हम लोग नहीं समझ गया है कि नहीं? न्यूक्लियस क्यों नहीं होते बताइए? क्यों? क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस क्रिएट करना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेटरी गैसेस को कैरी कर पाऊँ, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है बताइए? मैं अभी जो पढ़ाऊँगा उसका मेरे चैनल पे कम्युनिटी में आप जाके देखिएगा, इसी सबसे मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा, आपको बनाना है और आप उसके आंसर रेगुलरली देंगे तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने लाल वाली सेल्स की बात कर ली, अब मेरे सामने कौन से सेल्स आते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ल्यूको मतलब वाइट सेल्स, ठीक है। इसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखिए, यहाँ भी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ये वाइट है, ओके। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस रहता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। कितना लेसर भाई? 6 से 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड। और आरबीसी कितना था? आरबीसी कितना था बच्चों बताइए? 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड था। और ये कितना है? WBC कितना है बच्चों बताइए? 6,000 से 8,000 पर mm³। याद रहेगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, ये ल्यूकोसाइट जो रहते हैं जनरली शॉर्ट लिव्ड। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि अगर आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है, तो WBC का कितना लाइफ स्पैन है? एक तो चीज़ क्लियर हो गई कि 120 डेज से कम है। अगर आप स्पेसिफिकली हायर क्लासेस में जाएंगे, जब MBBS में आएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पैन कितनी होती है, या इस जो WBC के प्रकार हैं अलग अलग, हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं पहले, ठीक ना। उसको मैं बताऊंगा कितने कितने दिन वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। अलग अलग सेल्स जो रहते हैं WBC के अलग अलग दिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये कम जिंदा रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ठीक है। कौन कौन भाई? ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। क्या मतलब होता है सर? आपको मैं 1 सेकंड में बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों, एकदम कान खोल करके मिस नहीं करना है, ठीक है। तैयार हैं? चलूँ मैं? तो चलिए ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड है ग्रेनुलो और ए ग्रेनुलो। बाकी साइड का मतलब तो सेल समझ ही रहे हैं। कहीं भी किसी भी वर्ड के डिफरेंस में ए आ जाए तो ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि नॉर्मल, इसी का भाई एबनॉर्मल,
आप देख पा रहे हैं ए और ए बी जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ए लगने पे जो होता है वो नहीं हो जाता है, उसका मतलब जो मेन वर्ड रहता है उससे नहीं। क्या भाई, किस में नहीं लगा है यहाँ पे? ग्रैनुलोसाइट्स में। तो ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब समय तो दाना दाना, दाना जैसा कोई चीज, ग्रैन्यूल्स टाइप का दाना दाना छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो दो तरह के WBC हैं, एक जिसमें कि दाना दाना है, एक जिसमें कि दाना दाना नहीं है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। आप देखिए यूजिनोफिल में आपको दाना दाना जैसा दिख रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, दाना दाना दिख रहा है। बेसोफिल में बताइए दाना दाना दिख रहा है, न्यूट्रोफिल में दाना दाना दिख रहा है, लेकिन आप मोनोसाइट और इन सबको देखेंगे तो कोई दाना दाना जैसा नहीं दिख रहा होगा आपको। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो है दो कैटेगरीज बट गई, इधर और इधर के बीच। यहाँ में जो है ग्रैनुलोसाइट्स में दाने दाने हैं बने हुए ऐसे ऐसे, ठीक है, लाल लाल है यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं है। यही अंतर होता है ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में, ठीक है। आप अपने बुक को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होगा? यूजिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल। ये सर क्यों नाम पड़ा यूजिनोफिल, बेसोफिल, ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें यूजिनो वर्ड है, फिल है, बेसो वर्ड है, फिल है, न्यूट्रो वर्ड है, फिल है। फिल का मतलब होता है लव। आपने केमिस्ट्री कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल या फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। किससे लव? अब इसमें तीन वर्ड आ गए, यूजिनो, न्यूट्रो और बेसो। उसका मैं मतलब बता देता हूं, ठीक है। यूजिनो जहां भी वर्ड आएगा पूरे बायोलॉजी में उसका मतलब होता है एसिडिक, ठीक है। बेसो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है बेसिक, और न्यूट्रो वर्ड आएगा इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो यूजिनोफिल जो होता है एक ऐसा WBC है जो कि यूजिनो से लव करता है। क्या यूजिनो से? एसिडिक चीज से लव करता है। क्या चीज से? एसिडिक डाई से। जब एसिडिक डाई देते हैं तो इससे ये सेल पकड़ लेता है, नहीं जाने देता है। बेसोफिल्स किस तरह के डाई को नहीं जाने देगा? बेसोफिल्स बेसिक डाई को पकड़ लेगा, लव करता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल पे ऐसा कुछ नहीं है, वो ना एसिड को पकड़ेगा ना ही बेसिक को पकड़ेगा। इसीलिए आप इसका कलर आप लाल या हल्का नारंगी देख पा रहे होंगे, इसका आप कलर हल्का बैगनी या वायलेट देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके कलर में आप देख पा रहे होंगे कि कोई पर्टिकुलर कलर नहीं पकड़ा है, इसके कुछ कुछ पार्टिकल ही हैं जो लाल लाल है, ठीक है। देख पा रहे होंगे, जूम करके आप देखिए इसको, आप जूम करके देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे? मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए, ध्यान से देखिए इस तीनों पार्टिकल को, तो आपको शायद दिखे। देखिए, दिख रहा है बच्चों? देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये समझना, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब एक बार बन जाता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत नहीं होती है आगे चल के, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि अभी ये बेसिक वाली बात है ना। चलिए देखिए, इसके जो यहाँ दाने दाने हैं, यहाँ पे ये दाना, ये दाना, ये दाना, ये दाना लाल लाल है, इसके देखिए दाने दाने आपको दिख रहे होंगे। ये सब क्या है बच्चों? बेसिक डाई पकड़ा हुआ है इस ग्रैनुअल्स को, और इसके जो दाने हैं दोनों पकड़े हुए हैं, यानी कि रेड और वायलेट दोनों पकड़ने के बाद ये कलर आया था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, इतना समझ में आया बच्चों? कोई समझने में दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, ठीक है, कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूजिनोफिल और बेसोफिल जो होते हैं अलग अलग तरह के ग्रैनुलोसाइट्स हैं जिसमें दाने दाने होते हैं, और दो जिसमें दाने दाने नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसे ए ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलता है कि न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल इस फॉर्म्ड एलिमेंट में ही जो सेल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो आरबीसी होता है, आर्मी से भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। ये कितना प्रतिशत होता है? 60 to 65% होता है टोटल WBC का। बेसोफिल्स उसके बाद 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल के बाद मोनोसाइट्स जो होते हैं 6 से 8% होते हैं, ठीक है। और इसके काम क्या रहता है? फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कि एक ऐसा सेल
जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखे तो अपना मुंह फाड़े और इसको अंदर कर ले। ठीक है, यानी कि फैगोसाइटिक मतलब क्या बोलते हैं, क्लीनर सेल। हमारे अंदर जैसे कि अगर आप होटल वगैरह में जाते हैं तो एक पर्सन रहते हैं जो हरदम साफ सफाई में लगे रहते हैं, कुछ भी चीज़ गंदा दिखता है तो उसे उठा लेते हैं। वही ऐसे ये जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो कि मोनोसाइट हैं, वो किसी गंदगी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो इनगल्फ कर लेते हैं, जीभ निकालते हैं और अंदर घुसा लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई कि फैगोसाइटिक सेल होता है विच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। मैंने जैसे बताया कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म कुछ भी दिखता है तो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, मार के खा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि बेसोफिल जो होता है सिक्रीट करता है क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ठीक है, ये केमिकल्स के नाम हैं। हिस्टामिन क्यों आते हैं, सेरोटोनिन क्यों निकालता है, हेपेरिन क्यों निकालता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो इतना ही समझिए कि हिस्टामिन वगैरह निकाल कर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए आपके त्वचा में यहाँ पे एक मक्खी बैठ गई या यहाँ पे एक क्या बैठ गया बच्चों, मच्छर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो काटने लगता है, खून को लेने लगता है ऊपर की तरफ, तो हमारे बॉडी के जो बेसोफिल्स दिखता है, अरे यहाँ तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ के इसे चूस रहा है, तो ये क्या निकालेगा, हिस्टामिन निकालेगा। और हिस्टामिन जब यहाँ पे रिकल स्किन पे आएगा तो हमें नोचने का एहसास होता है, स्क्रैच करने का एहसास होता है, और जैसे ही हम स्क्रैच करते हैं तो वो मच्छर भाग जाता है, और एक तरह का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया, है कि नहीं। वैसे ही सेरोटोनिन का भी काम मैं बताऊंगा और हेपेरिन का भी काम मैं बताऊंगा। हेपेरिन का बेसिकली काम रहता है कि मान लीजिए ये खून है, खून में बहुत सारे आपको बताए थे एल्बुमिन है, बहुत तरह के सेल हैं, तो ये गाढ़ा ना हो जाए, क्या हो जाए, ये जम ना जाए, ब्लड वेसल्स में ये खून जो है कोगुलेट ना कर जाए, इसीलिए एक थिनर का काम करता है कि ब्लड को पतला कर दो, है कि नहीं। ब्लड को पतला करने का काम करता है कौन, बताइए कौन काम करता है, हेपेरिन। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, वही मैं बताया, जैसे कोई कुछ काटता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सूजन, सूजन जो होता है उसमें ये काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने बात कर ली न्यूट्रोफिल्स की, उसके बाद बेसोफिल्स की, अब आ गई यूजनोफिल। यूजनोफिल कितना होता है बच्चों, बताइए, 2 से 3% होता है। ठीक है, तो बात हो गई मेरी न्यूट्रोफिल्स की, बात हो गई मेरी बेसोफिल्स की, ठीक है, बात हो गई मोनोसाइट की, बात हो गई यूजनोफिल की। कोई दिक्कत बच्चों, यूजनोफिल क्लियर है अपना, यूजनोफिल क्लियर है। अभी मैंने बताया कि रेजिस्ट इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन को क्या मारने का काम करता है। ठीक है, बेसोफिल क्लियर है अपना, बेसोफिल क्या करता है बच्चों, बहुत कम संख्या में रहते हैं, 0.5 से 1% रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो रहता है उसका काम मोस्ट एबंडेंट है, जैसे कि हमारे राज्य में पुलिसमैन होते हैं वैसे ही ये खून में पुलिसमैन का काम करते हैं, सबसे एबंडेंट रहते हैं। कहीं भी कुछ भी इन्फ्लामेटरी कुछ होगा ये तुरंत पहुंच जाएंगे क्योंकि एबंडेंट है। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूं मैं कि यूजनोफिल के बारे में, ये इन्फेक्शन से मारने का काम, प्रतिरोधक क्षमता हम लोग में देते हैं। एंड आर ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो देख लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी के फ़ोटोज़ बहुत ज़रूरी है। ये आरबीसी, ये प्लेटलेट्स, ये यूजनोफिल। यूजनोफिल को कैसे याद रखेंगे, हेडफोन जैसा है, हेडफोन जैसा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, यूजनोफिल बोलेंगे। एक जो आप कदम का फूल देखे होंगे, कदम के फूल में ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, वैसा अगर फूल रहेगा तो बेसोफिल रहेगा। ठीक है, ये मल्टीपल लोब्स रहते हैं, इसमें मल्टीपल लोब्स रहेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मॉर्फो मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। आप देखिए किस तरह से ये हैं, देखिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे इसमें क्या है, अलग अलग लोब्स बने हुए हैं। ठीक है, अलग अलग लोब्स बने हुए हैं, वही इसी का मतलब होता है मॉर्फो। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई में, अगर किसी सेल के न्यूक्लियाई में अलग अलग मॉर्फोलॉजी बनी हुई है तो उसे मैं न्यूट्रोफिल्स बोलूँगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम लोग। अब आता है लास्ट, पढ़ लूँगा तो ये 2 पेज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यूजनोफिल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मोनोसाइट का शेप याद रखिएगा, यू शेपेड रहता है, यू शेपेड मोनोसाइट। ठीक है, पॉलीथीन जैसा रहता है। टी लिम्फोसाइट जो रहते हैं और बी लिम्फोसाइट में कैसे अंतर समझ में आएगा, टी लिम्फोसाइट में जो इसे सिर्फ रिम
इसके किनारे किनारे पे सिर्फ आपको फ्लूइड दिखेगा, बाकी ये बहुत बड़ा न्यूक्लियाई रहता है। और बी लिम्फोसाइट जो रहता है वो कोने में रहता है और इसके फ्लूइड दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्म्ड एलिमेंट में, ब्लड में, WBC और RBC में। ठीक है, RBC ये हो गया, प्लेटलेट ये हो गया, WBC ये हो गया, WC में ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, ये हो गया ए ग्रेनुलोसाइट्स। कोई दिक्कत? चलूँ मैं आगे दूसरे पेज पे चलता हूँ। चलिए, तो यूजनोफिल के बारे में क्या बात कर, रेजिस्ट इन्फेक्शन में काम करता है। और तीसरा कहाँ काम करता है बच्चों? चलिए, कहाँ काम करता है देख लेंगे हम लोग जल्दी से। ये एसोसिएटेड रहता है एलर्जिक रिएक्शंस को लेके। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे कि अगर को कहीं बाहर निकलेगा उसको सर्दी जुकाम तुरंत लग जाएगा, नाक से नाक बहने लगेगा। लिम्फोसाइट जो होता है एलर्जिक रिएक्शन जिसमें ईचिंग होने लगता है बच्चों। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट जो रहता है 20 से 25% कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, क्या चीज़ को? WBC को। WBC में दो चीज़ होते हैं, कौन कौन होते हैं बच्चों बताइए, बोलिए क्या क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है लिम्फोसाइट वो दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलकर के 45% तक कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। अगर आप रिपीटर्स हैं, अगर आप कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है। अगर जो नहीं बच्चे पढ़े हैं वो 12th का बुक खोलेंगे और हेल्थ वाले चैप्टर को खोल करके कमेंट करना, ये होमवर्क करा, इसका काम आपको लिखना है कमेंट में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो कमेंट करेगा उसके लिए मेरे पास स्पेशल है कुछ, मैं उसके लिए करूँगा पक्का। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितना सीरियस हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स की कहानी। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है बच्चे? क्लॉट। क्लॉट से बना हुआ जो सेल है वो, इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें टूटता है। ये मैं बताया था, इसका दूसरा नाम क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट। ये टूट टूट के ऐसे से बनता है छोटा छोटा। ठीक है, ये क्लॉट का बना हुआ रहता है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं सेल फ्रेगमेंट होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। देखिए मैं बता रहा था तब से। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट का ही बना हुआ रहता है। स्पेशल सेल इन बोन मैरो, बोन मैरो में बड़े बड़े जो सेल होते हैं उसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स और उससे टूट टूट के बनता है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट पर mm³। ठीक है, 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या होता है? प्लेटलेट होते हैं पर mm³ में। और RBC कितने होते हैं? कमेंट करके बताइए, RBC कितने होते हैं? 50 से 50.5 लाख, है ना। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, यानी कि एक में 10 लाख, तो 50 लाख से 55 लाख के बीच में होते हैं RBC। यानी कि समझ गए कहाँ RBC, कहाँ WBC और प्लेटलेट। बताइए सबसे ज़्यादा क्या हुआ? RBC, उसके बाद क्या हुआ? प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या हुआ? WBC। ये हो गया 5 to 5 मिलियन, ये हो गया 1 से 1.5 से 3.5 लाख। WBC कितना? 6 से 8,000 के आसपास होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। ठीक है, देखिए बच्चों, घर में आग लगती है अगर, तो कोई एक ही व्यक्ति रहता है जिसे घर में आग के बारे में पता चलता है। वैसे ही अगर सेल में यानी कि किसी भी ब्लड वेसल में यहाँ इंजरी हो जाए तो इस पूरे खून में जितने भी सेल्स थे किसी को नहीं पता चलता है कि यहाँ ये कट गया। प्लेटलेट ही है जिसको सबसे पहले भनक लगती है कि अच्छा यहाँ तो कट गया। वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे चीज़ निकालने लगता है जो इसकी ओर खींचने लगता है। ठीक है, अगर आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो पता चलेगा, यहाँ जा करके ये बैठने लगता है। सबसे पहले प्लेटलेट ही इसको रोकता है। फिर उसके बाद कौन कौन आएंगे बताइए? अभी आपने पढ़ा था, फिब्रिनोजेन वगैरह आने लगेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे और तब इसको भरते हैं। सबसे पहला जो पायनियर है कोगुलेशन में काम करने में, वो कौन है? प्लेटलेट। ठीक है, उसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये बहुत काम करता है। A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive blood loss और loss of blood from the body। अब प्लेटलेट का काम मेनली क्लॉटिंग करवाना है। अगर ये ना रहे, सोचिए क्या होगा? तब तक तो बहुत खून बह जाएगा बच्चों, है कि नहीं? और जब खून बह जाएगा तो क्या बोलेंगे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ गए? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोग अगले सेक्शन में जो है हम लोग पार्ट 2 में ज़रा बड़ा नहीं वीडियो बनाना है, छोटा छोटा वीडियो पढ़ेंगे। ये 50 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है। ठीक है, इसे छोटा करेंगे हम लोग
और इतने छोटे 2-3 पार्ट में ये चैप्टर तुरंत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है और आगे मैं इस पे काम करके आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस और कुछ अगर अडल्ट्रेट करना है, कुछ मिलाना है इसमें, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इससे जुड़े रहेंगे। चैनल का नाम है डॉक्टर SP नारायण। कोई भी